वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का वीडियो पार्ट 57 है और कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंड वॉल्यूम है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BJS इंटरव्यू लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक, स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं। उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं, आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है, ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा।
हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है। आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिशिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। जाएंगे, इनको ध्यान से सुनना है और ध्यान से जवाब देना है। यस सर। Can there be a contract unless there is reciprocal promises?
No, sir. Why? Sir, because if one party because if one party proposes to one thing and on acceptance, the other party also gives a promise to gives a promise to abide by it. हम इतना कहने और सोचना, हम लोग बस सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज ए बाइलैटरल एक्ट, ये भी तो कह सकता था। हाँ सर, ये कैसा है आंसर? ठीक है सर, वही चीज है, लेकिन वो ज्यादा थोड़ा एप्ट है। हाँ, तो इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन का स्पेशल वेटेज मिलता है। आपने जो बताया एज इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन एंड योर एक्सप्लेनेशन इज आल्सो नॉट एप्ट, स्टैमरिंग हो रही है, फंबलिंग, रुक रहे हो आप उसमें, तो देयर हैज टू बी रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, नो कॉन्ट्रैक्ट। And reciprocal promise is required because contract is a bilateral act. There has to be promises from both the sides. When a proposal is accepted, what it becomes? So when a proposal is accepted, it becomes a promise. Yes. And what is reciprocal promise? The reciprocal promises are the promises which form a part of the forming consideration or part of consideration for each. मतलब अच्छा, अब मैं डीपली पूछूंगा यहाँ पे। आपने जो कहा उस पे एक बार सोचो और एक बार 2E को पढ़ो। 2F को। Yes, sir. 2F और 2E, promise which form consideration for each other। मतलब प्रॉमिस जो है यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस, एक प्रॉमिस का कंसिडरेशन दूसरा प्रॉमिस होना चाहिए। तो इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, अब लीगल लैंग्वेज में लिख दे प्रॉमिस और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर्मिंग, प्रॉमिस और पार्ट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन for each other is called reciprocal promise. What is the definition of agreement? लगभग वैसे ही है। Every promise and every set of promises form a कुछ consideration. difference between agreement and reciprocal promises? No. Agreement is also a bilateral act, and reciprocal promise is also a bilateral act. Contract is necessarily a bilateral act. So question is, so far as agreement, if in lieu of agreement, there has also to be another agreement. If I agree to do something, what is consideration for doing that thing? If you agree to do something, what is consideration for doing that thing? The cause
fulfilling the promise may also be known as consideration. So the difference between agreement and reciprocal promise more explicitly, reciprocal promise talks of the consideration. Promise, there is a promise and there has to be a consideration. अब नाउ क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कंसिडरेशन व्हेन टू पर्सन एग्री to do something or to restrain from doing something, that is agreement, simple. And reciprocal promise is a promise and its consideration into the form of another promise. Like I offer to teach you, you offer Yes. to pay me for the teaching. So my promise is to teach you, your promise is to pay me the consideration. So the element of reciprocal, the unless contract is always reciprocal act. अब मेंस के पर्पस में मेंस पर्पस से दो क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरव्यू में हल्का सा पूछा जाता है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन. What is Yes, sir. what contract is binding only upon the parties. मतलब privity means private. Privity means private. मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनली बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज. तो इट मेंस के दौरान आपने पढ़ा होगा कि इनिशियली दिस वाज रूल, नाउ ए बेनिफिशियरी of the contract can also sue. That is an exception to the privity of contract rule. Yes, sir. Now, what is privity of consideration? Sir, privity of consideration is under privity of consideration. The consideration must flow from the other party and not any other person. And this is English concept है sir. But Indian law में उसका recognition, privity of consideration को Indian law में recognition नहीं है. परफेक्ट. लेकिन परफेक्ट कह दिया, लेकिन फिर पूछूंगा और भी. हाउ, वेयर इट इज रिटन? सर सेक्शन 2D में जब हम लोग कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें लिखा है when at the desire of promisor, the promisee or any other person. तो जो any other person है ना सर, वहीं से वो फ्लो करता है. सब परफेक्ट, समझ गया, मैं समझ गया. When a proposal can be revoked? Sir, a proposal can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the proposer. This is contained in section 5. अब मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया, आपने उसे पढ़ा, आपने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, लेकिन वो मुझे मिला नहीं. हाँ. मेरे पास कोई जवाब नहीं आया, मैंने प्रपोजल रिवोक कर दिया, किसी और को बेच दिया. एम आई बाउंड बाय दैट प्रपोजल? यस सर. हाउ, मुझे मिला ही नहीं तो? सर क्योंकि वो हमको इसमें बुक में सेक्शन 4 में देता है कि as when the acceptance is posted, जब पोस्ट हो गया तो आप बाउंड हो गए सर. हाँ, आपने जो है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक जवाब है. आपने जो एक्सेप्टेंस पोस्ट किया उस पे आपने गलत एड्रेस लिख दिया. हाँ. तो आई एम बाउंड और नॉट? नहीं सर, उस केस में आप नहीं बाउंड होंगे. यू मस्ट राइट. तो ये सब थोड़ा इसको आगे हम लोग
अब होता क्या है कि ये शुरू करते हैं, मतलब डेफिनेशन पार्ट से तो पूछेंगे ही पूछेंगे। पहले देख लेंगे कि आप किस लेवल से हो, किस तरह से आंसर, मतलब उसी हिसाब से वो पूछते हैं। और फिर अब जैसे सारा बता दिया तो फिर अब ऐसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन बी श्योर ऐसा इसलिए पूछा जाता है कि आपको हाई नंबर देना है, इसलिए पूछा जाता है, ये नहीं कि परेशान करने के लिए पूछा जाता, ताकि देखा जाए। आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस को रिवोक करना, हाँ। तो आप कब तक कर सकते हो? So before the communication of acceptance is complete as against the acceptor. एज अगेंस्ट द प्रपोजल, मैंने प्रपोजल दिया तो हाँ सर, आपने हाँ। हाँ, तो अब नाउ से प्रॉमिस ही, मैंने आपको प्रपोजल दिया हाँ। और आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उस पर। हाँ। नाउ क्वेश्चन इज कि आपका साइलेंस क्या एक्सेप्टेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हमने आपको कोई प्रपोजल दिया, Acceptance has to be communicated. यस, क्योंकि प्रोमिसी का राइट है आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। प्रोमिसी कैन नॉट बी फोर्स टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस। इफ he accepts, then a liability arises to him, an obligation arises to him to communicate it, to make it binding to the proposal. तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं कोई कोर्स चला रहा हूँ, मैंने जनरल पब्लिक को ऑफर दिया या 5 लोगों को ऑफर दिया, तो दे आर नॉट फोर्स टू कम्युनिकेट आइदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये उनकी चॉइस है, आई कैन नॉट फोर्स देम। तो अब जैसे इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया कि हमने कोई प्रपोजल दिया एंड यू आर साइलेंट, whether silency amounts acceptance or not, or no. Silency here, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में हम आगे पढ़ेंगे कि साइलेंसी में अमाउंट एक्सेप्टेंस। आपने मुझे कहा कि सर मैं आपका मोबाइल खरीदना चाहती हूँ, आई विल पे 2000 रुपये, कोट द लोएस्ट प्राइस। मैंने कहा कि द लोएस्ट प्राइस इज नॉट लेस देन 2500। वेदर एक आपने जो है 2500 भेज दिया, एम आई बाउंड? No, sir. If I would have accepted rupees 2500, then I would, why ये हार्वे वर्सेस ऐसे करके बम्पर हॉल पेन। बम्पर हॉल पेन क्या है? एक प्लेस का नाम है लंदन में, हाँ, दैट इज नेम ऑफ द प्लेस। तो पढ़ने समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी, बम्पर हॉल पेन। तो अब नाउ व्हाई a contract in such a case was not concluded? Sir, because acceptance should be absolute. ये कहेंगे acceptance should be absolute. There was no acceptance at all. It was only quotation of the price. And हार्वे वर्सेस फेसी के केस लॉ से आगे चल के धीरे धीरे जन्म हुआ इन्विटेशन टू ऑफर और इन्विटेशन टू ट्रीट, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का केस वगैरह आया। अब नाउ
what is difference between offer and invitation to offer? The offer is a final expression of willingness to enter into a contract, and invitation to offer is declaration to is a sort of a declaration that in order to invite the other A person. declaration to invite the offer. टेंडर कोटेशन क्या है? ऑफर है. व्हाट इज कोटेशन? सर कोटेशन ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है. टेंडर टेंडर में आपका इनविटेशन टू ऑफर है सर. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी लेड डाउन रहते हैं एंड द अदर पार्टी विल हैव टू एक्सेप्ट दोस टर्म्स एंड कंडीशंस. इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अदर पार्टी हैज नो चॉइस ऑफ नेगोशिएशन, इट हैज ओनली टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट. तो द अदर पार्टी हैज नो चॉइस ऑफ negotiation. What is negotiation into the contract? So negotiation is be a bargain as to the terms of the contract. And acceptance should be absolute and unqualified भी होना चाहिए. Yes sir. लालमन शुक्ला का केस Yes sir. किस पॉइंट पे है? तो इस पॉइंट पे है कि नॉलेज एक्सेप्टेंस के लिए नॉलेज ऑफ द ऑफर होना जरूरी है. मतलब ऑफर का नॉलेज ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस होगा नहीं इसका. हाँ. मैं एक बार और लालमन शुक्ला को समझाने का प्रयास करता हूँ. बिल्कुल यू नो इट बट दैट एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी. डिफेंडेंट का नेफ्यू खो गया था तो उसने अपने सर्वेंट को भेजा उसे ढूंढ के लाने को. यस सर. तो जब उसका सर्वेंट चला गया तब उसने रिवॉर्ड अनाउंस किया. तो जब रिवॉर्ड अनाउंस किया गया तो वो डिफेंडेंट को नहीं पता था कि देयर हैज बीन ए रिवॉर्ड. द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड. Yes sir. And since the offer, unless the offer is communicated, it cannot be said to be accepted. Communication के बारे में कुछ लिखा नहीं है स्पेसिफिकली हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. तो ये कम्युनिकेशन हम कहाँ से डिराइव करते हैं? सेक्शन 7 से डिराइव करते हैं. तो कम्युनिकेशन शुरू में वन पर्सन signifies his willingness to do or not to do. Signify means can you signify anything unless you communicated? No sir. To signify something there has to be a communication. तो पूछा जाए कि कम्युनिकेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप कहें कि the word signify has been used. To signify a thing, communication is must. मैं कहता हूं कि मैं अपना मोबाइल
2000 या 3000 में दे दूंगा। इज इट ए वैलिड ऑफर? नो सर। भाई सर इसमें कंसिडरेशन उसका जो है ना सर डेफिनेट नहीं है। offer must be definite and certain. It must not be vague. लालमन शुक्ला पूछा जाता है, व्हाट इज इन्फ्लुएंजा केस? सर वो कार्लिस स्नोफॉल कंपनी वाला केस है। इसमें कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया था कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर कांटेक्ट करती है आफ्टर द यूजिंग ऑफ स्नोफॉल ऑफ द कंपनी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो उसे रिवॉर्ड देगी। तो उसमें से जो प्लेंटिफ है उन्होंने यूज किया था एंड शी कांटेक्टेड इन्फ्लुएंजा, तो शी ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ द रिवॉर्ड। तो कंपनी का ये स्टैंड था कि सिर्फ उसका एक्सेप्टेंस नहीं कम्युनिकेट किया गया तो इसलिए कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं अराइज होता है। लेकिन इस केस में बोला गया कि ये एक जनरल ऑफर का केस है और जनरल ऑफर के केस में अगर कोई भी पब्लिक से उठ के कोई इंसान उसे करता है तो उस एक्सेप्टेंस माना जाएगा पर्टिकुलर कम्युनिकेशन as implied acceptance. यस सर। And not only that, company has also deposited £1,000 into the bank. That brings intention to enter into a contractual relationship. तो वो बात भी करना है। उसमें कंपनी ने डिपॉजिट किया था £1,000 into the bank for the purposes of if anyone contracting influenza, what is to be given, £100 का। यस सर। What is cross offer? सर क्रॉस ऑफर होता है कि when the so when a letter containing similar terms of bargain is posted between the same parties and they cross each other at the time of post. लिखो इसको, making identical offers to each other, making identical offers to each other, making identical offers to each other in ignorance of each other's offer. Yes sir. Is known as cross offer. Yes sir. काउंटर ऑफर किसे कहते हैं? सर काउंटर ऑफर में बेसिकली क्या होता है, ओरिजिनल ऑफर कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि काउंटर ऑफर वुड बी एन ऑफर, तो उसको बता नहीं पाएंगे हम कुछ से। आपने मुझे ऑफर किया तो मैंने उसकी जैसे कि आपने ऑफर किया टू सेल समथिंग एट ₹1200, तो मैंने इस ऑफर का कहा कि हम सिर्फ 1000 रुपए देंगे, तो दैट विल कैंसिल द ओरिजिनल ऑफर। तो जो सेकेंड ऑफर जो होता है ना सर, वो उसको काउंटर ऑफर कहते हैं। So second offer and it do not result into a contract because Yes. there is no acceptance. The counter offer is that when one person gives one offer, the other person also gives an offer. That is only exchange of the offer without acceptance. And unless the acceptance is complete, there can result no contract. कल यही तो पूछ रहा था, कल का जो क्वेश्चन पूछा था यही, दिस वाज द क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, when a contract is complete,
द मोमेंट इट इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स कंप्लीट। और इसी चीज को हम लोग भगवान दास पीडिया वगैरह और कई सारे केसेस में पढ़ते हैं। अब नाउ जनरल ऑफर क्या होता है? Offer made to the public at large एंड दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय by any by the terms by the terms contained into the offer। अब जैसे इन्फ्लुएंजा केस में, कार्लिल स्मोक बॉल्स केस में, इट वाज जनरल ऑफर और व्हाट टाइप ऑफ ऑफर? Sir, it was a general offer. हाँ, तो उसमें कंडीशन ये रखा गया था कि ये दवाई आप इस तरह से खाइएगा तो इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। उसने दवाई परचेज किया और उस तरीके से खाया। द परफॉर्मिंग द टर्म्स मेंशन इनटू द प्रपोजल, बाय परफॉर्मेंस ऑफ द टर्म्स मेंशन इनटू द प्रपोजल द जनरल ऑफर इज एक्सेप्टेड। हम लोगों ने पोस्ट पे कब होगा और टेलीफोन पे कब कंक्लूड होगा एक्सेप्टेंस कर लिया था हम लोगों ने। Yes, sir. नाउ रिवोकेशन, रिवोकेशन का क्या रूल है? सेक्शन 6 सेक्शन रेवोकेशन सर कैसे किया जाए? रेवोकेशन तो करने का सर रिवोक हो सकता है बाय द नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी, by failure to fulfill the condition preceded, by lapse of the time period specified in the proposal, by the death or insanity of the proposer, if the fact of death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before accepting it. और अगर टाइम दिया हुआ है Yes, sir. प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का, Yes, sir. और वो टाइम बीत गुजर गया, आपने बाद में एक्सेप्ट किया, तो इज द एक्सेप्टेंस कंप्लीट? No, sir. कंसिडरेशन किसे कहते हैं? Sir, anything done एट द डिजायर ऑफ for the promiser. ब्लैक स्टोन का डेफिनेशन कभी कभी पूछ देता है। That's करना पड़ेगा ब्लैकस्टोन का definition. हाँ, कंसिडरेशन इज द रिकम्पेंस, consideration is the recompense given by the party Yes, sir. contracting to the other। मेंस वगैरह में बाकी मतलब Yes. किसी से पूछा गया कि वो कंसिडरेशन का डेफिनेशन नहीं बता रहा, मतलब वो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में जानता था बट देयर वाज नो क्लैरिटी। और तो उसमें पूछा कि कुछ पता ना क्या बात हुई, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। ही सेड कि कंसिडरेशन का कोई डेफिनेशन एक्ट में दिया हुआ है या किसी जुडिस्ट ने कहा कोई भी डेफिनेशन बताइए, तो शायद वो बोल दिया कि कंसिडरेशन को 2D में लिखा हुआ है लेकिन किसी ज्यूरिस्ट ने डिफाइन नहीं किया। तो फिर कहा गया कि नो, ब्लैक स्टोन ने, पोलॉक ने, बहुत सारे लोगों ने कंसिडरेशन को एक ही लाइन पे डिफरेंट सेंटेंस में डिफाइन किया, तब आया था वो। और अब नाउ
अगर what is executed contract and executory contract? प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कंसिडरेशन को हम लोग Executed contract means the obligation of the party is already discharged. That is executed contract. Executory contract, the obligations of the parties are still to be discharged. यस सर। Can there be a contract without consideration? Sir, generally there cannot be a contract without consideration, but there are exceptions laid down in the Contract Act. Section 25. what is that? So first is contracts made out of natural love and affection, compensation for past voluntary services, and promise to pay a time-barred debt. Yes. And a contract on account of love and affection must be in writing and registered. Registered. Inadequacy of consideration. Yes, sir. If a contract has inadequate consideration, Yes, sir. so can inadequacy of consideration be a ground to nullify the contract, to rescind the contract? No, sir. Inadequacy of consideration will not be a ground for nullifying the contract, as contained in explanation 2 of section 25, but it will be taken into account by the court to determine whether the consent of the parties was freely given. Whether whether the consent of the party was voluntarily given or एक ही है, voluntarily or freely given. आपका कंसिडरेशन हो गया। अब माइनर कॉन्ट्रैक्ट, अब मोहरी बीवी धर्मोदास, Yes, sir. क्या है नेचर ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट? Minus contract are void of initio होता है। What is free consent? The consent would be free if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake, and this provision is contained in section 14. A mere consent is no consent. It must be a free consent. हाँ। What is coercion? So coercion means committing or threatening to commit any act forbidden by IPC or unlawfully detaining, threatening to unlawfully detain any property with an intention to cause another person to enter into an agreement. And this is contained in section 15 of the Contract Act. coercion को इंग्लिश लॉ में क्या कहा जाता? ड्यूरेस कहते हैं सर। और ड्यूरेस में वायलेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर ड्यूरेस में वायलेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं जरूरत पड़ती है सर, थ्रेट वायलेंस की जरूरत पड़ती है। और जो डिफरेंस है कि ड्यूरेस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में और रिकॉग्नाइज नहीं करता। इंडियन लॉ में कोहर्शन इज विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी आल्सो। तो ड्यूरेस में आइदर actual violence और लिख लो either into duress इंग्लिश लॉ का है either actual violence और threat of violence होना जरूरी है। Yes sir.
और ये ड्यूरेस कंसर्न्स ओनली, आपने सही बताया था, ओनली ह्यूमन बॉडी, नॉट द प्रॉपर्टी। Yes, sir. व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? Sir, in order to establish undue influence, it has to be proved. Now, to constitute undue influence, it has to be established that the relation subsisting between the parties is such that one party is in a position to dominate the will of the other, and the other party is actually obtaining an unfair advantage from the other. How one party is in a position to dominate the will of other? Sir, when he has an apparent authority over the other, or he stands in a fiduciary relationship with the other, or enters into an agreement with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or infirmity, or any other cause of saving a kind. What is unconscionable bargain? Unconscionable bargain. अनड्यू इन्फ्लुएंस को ही कहते हैं, क्योंकि बार्गेन हो ही नहीं पाया। हाँ, और कैचिंग बार्गेन भी कहते हैं। इसको बाहर Yes, sir. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में दूसरी पार्टी अनड्यू तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाती और मान लेती। हम लोगों ने क्या पढ़ा? मियर कंसेंट इज नो कंसेंट, इट मस्ट बी ए फ्री कंसेंट। So, so Yes, far as sir. the acceptance of other party must not be influenced by any undue means, and must not be influenced by any other means। और ये इसमें दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए कि ए कहता है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसको तो किसकी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? So the party who is in a position to dominate the will. हाँ, और सेक्शन पार्टी हु इज इन अ पोजीशन ऑफ डोमिनेट द विल, ये कहाँ? तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे क्या होगा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे क्या होगा, मतलब समझे नहीं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज कि ए कम्स टू द कोर्ट और वो कहता है कि दिस कंट्रैक्ट वाज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इस बात को प्रूफ, ये बात जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? नंबर वन, ए पे या बी पे? सर वो तो देखना पड़ेगा who was in a position to dominate the will. यस, उसके बाद तो जो होगा वो प्रूफ, जिसको ऊपर होगा वो प्रूफ करेगा। जैसे कोर्ट पहले ये देखेगी कि ए और बी में हु वाज इनटू ए डोमिनेटिंग पोजीशन। Yes, sir. The court comes to the conclusion that B was into dominating position. तो B पे burden of proof होगा कि this contract was not caused by undue influence. अब normally one who alleges has to prove. A ने allege किया कि undue influence. अब A को ये नहीं साबित करना है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये बी को साबित करना है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो गॉट दिस? यस सर।
अब नाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस को इससे ज़्यादा नहीं फॉर इंटरव्यू पर्पस। और व्हाट इज फ्रॉड? So fraud means committing. Fraud means and includes any of the following acts that is done by a party or with his provenance or by his agent with an intention to induce the other party or his agent to enter into an agreement. जिसमें जो acts है वो है आपका any suggestion of fact which he believes to be false or a promise made without any intention to perform it or an active concealment of a material fact, any other fact fitted to deceive or any other act which the law treats it to be fraudulent. This is contained section 7 of the Indian contract. So फ्रॉड इंटेंशनल होता या फ्रॉड इज ऑलवेज इंटेंशनल? अब व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन? The misrepresentation is a positive assertion of a fact. The person making such statement believes it to be true or does not believe it to be false. Or any for a breach of duty, not with the intention to deceive or gain an unfair advantage, or causing the other party innocently to make a mistake as to the subject of the agreement. What is difference between fraud and misrepresentation? Sir, fraud में there is an intention to deceive, but misrepresentation में ये नहीं है. हाँ, fraud is always intentional. Misrepresentation is not intentional. ये this is one of the major difference. Misrepresentation में person believes the statement to be true. Yes, sir. इसको हम थोड़ा एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे। फ्रॉड में द पर्सन बिलीव्स नहीं, फ्रॉड में द पर्सन नोज दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। मिस रिप्रेजेंटेशन में द पर्सन बिलीव्स द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, मे बी इनोसेंट बिलीव। Misrepresentation may be caused by unwarranted statement. और लिख लो इसको, फ्रॉड में द पर्सन बिलीव्स द स्टेटमेंट, फ्रॉड में द पर्सन नोज द स्टेटमेंट टू बी फॉल्स, knows the statement to be false, Yes, sir. हाँ, नोज के ब्रैकेट में लिख लेना कि इंटेंशन मतलब इंटेंशनल रॉन्ग। Yes, sir. और मिस रिप्रेजेंटेशन में लिख लो कि द पार्टी बिलीव्स द स्टेटमेंट इज ट्रू, मे बी इनोसेंट एक्ट। Yes, sir. अब नाउ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। Yes, sir. क्या इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा उसका? Sir, अगर bilateral mistake है तो void होगा. और मिस्टेक एज टू लॉ? But अगर सर mistake as to any law in force in India है तो उसमें वो voidable नहीं होता, वो valid ही माना जाएगा। और फॉरेन लॉ के रेस्पेक्ट में है तो वो void होगा। मिस्टेक ऑफ एज डेट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। Yes, sir. और अगर बोथ पार्टी आर मिस्टेकन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर तो उसमें भी उस मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही होगा सर। हाँ, वो void होगा। void होगा। हाँ। अब
हम लोगों ने 1023 तो कल कर लिया था। Yes, sir. व्हाट इज वेजरिंग एग्रीमेंट? Sir, wagering agreements are those agreements in which there is a chance of gain or loss, and the parties have no interest in it except the amount of bet. Why wagering agreement has been made void? Sir, this is because this wagering agreement would be against public policy. How? This public policy demands that it should be based on skill and not on wager. People must work hard. They rely upon their skill than relying upon chance. तो इसलिए वेजरिंग एग्रीमेंट को वाइड बनाया गया है, बिकॉज if people start relying only upon chance, so that is against public policy. What is contingent contract? The contingent contract are those contracts the performance of which depends upon the happening or non-happening of an uncertain event. फ्यूचर अनसर्टेन या सिंपली फ्यूचर सब जोड़ेंगे इसमें, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। इवेंट कौन सा होगा? फ्यूचर ही होगा सर। फ्यूचर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर। तो फ्यूचर एक सब छूटी है। Wagering agreement is also a contingent agreement because both have chance. तो wagering इसलिए वैलिड है स्टेट कॉमर्स के लिए, होनी अनहोनी के लिए, तो इसकी जरूरत है। therefore wagering agreement is void on account of public policy and contingent agreement is valid for commercial purposes. Yes sir. क्या कह सकते हैं कि क्या होगा? ऑल कंटिजेंट एग्रीमेंट आर वेजरिंग एग्रीमेंट या ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट आर कंटिजेंट एग्रीमेंट? Sir, all wagering agreements are contingent. yes, बिल्कुल ठीक। all wagering agreement are contingent agreement। इसको लिख लो, इसमें कंफ्यूजन होता है। जो all contingent agreement are wagering या all wagering are contingent? कंटिंजेंट वाइडर है उससे, तो कंटिंजेंट बेसिंग को इंक्लूड करेगा। ऑल वेजरिंग वुड बी कंटिंजेंट। ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट वुड बी कंटिंजेंट। यस सर। वेजरिंग तो वाइड होता, कंटिंजेंट वैलिड होता। हाँ, तो दोनों से आप ही ने बताया भी वेजरिंग और कंटिंजेंट दोनों ही चांस पे डिपेंड करता है। दोनों चांस पे डिपेंड करता है। तो ये कहना, जैसे हम लोग कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में पढ़ते हैं, ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, क्या पढ़ते हैं? ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड या ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर? ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड। हाँ, तो ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट आर, आपने कहा ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट आर कंटिजेंट एग्रीमेंट। हाँ, तो but difference is wagering agreement is void and contingent agreement is valid. एक इसमें अच्छा इंटरव्यू पर्पस से और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। वो तो बता दीजिए, वेजरिंग एग्रीमेंट, ऑल वेजरिंग आर एग्रीमेंट्स आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और ऑल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। रीथिंक, एक बात सोचो, फाइंड आउट, जस्ट रीथिंक, पॉन्डर।
उल्टा भी सोचे तो कंटिंजेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजिंग एग्रीमेंट कैसे हो जाएगा सर? वो तो वैलिड है। तुमने क्या कहा था, एक बार रिपीट करो। All basic agreements are contingent contracts. लिखो कॉपी पे, लिखो ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट आर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Yes sir. हाँ, तो वेजरिंग जो है वाइड है, हाँ। कंटिजेंट वैलिड है। Yes sir. तो सारे वेजरिंग वाले कंटिजेंट होंगे। नहीं चाय नहीं पिया मॉर्निंग का? नहीं 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 सर। अब समझे? हाँ समझ गए। चाय पिया है कि नहीं मॉर्निंग का? मॉर्निंग टी? समझ गए सर। हाँ, क्लियर है। तो ये होता क्या है इंटरव्यू में, कभी कभी ये भी निकल जाता है कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। ऐसे तो ठीक रहेगा, अभी तो इंटरव्यू नहीं चल रहा था, बट हाउ वी वर मिस्टेकन। और ये मिस्टेक कैंडिडेट से ही नहीं होती, ये मिस्टेक कभी कभी समझने में बोर्ड से भी हो जाती है। हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो कभी कभी हम लोग भी हो जाते हैं मिस माइंड, तो इसलिए इनसे सावधान रहना है। और कैसे गलतियां नहीं होगी, वेजरिंग वाला तो जो है वाइड है लेकिन कंटिजेंट वैलिड है, तो फिर सारे के सारे वेजरिंग कैसे आएंगे कंटिजेंट में? हाँ सर, आपने समझाया तो समझ गए। उस समय कह रहा था लेकिन हिटबैक नहीं हो रहा था उस समय। और ऐसे क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए ऑल मतलब वैसे बगैर सोचे बोलेंगे तो ये कानून है, जो बोल रहे हैं वो कितना सही है उस पर विचार करना। तो अगर एक और इसे पूछे कि जीनस और स्पीसीज कौन है, वेजरिंग या कंटिजेंट, which one is the genus and which one is the species? You need a cup of tea. Contingent of agreed contracts would be genus. कंटिजेंट जीनस होगा या वेजरिंग होगा जीनस? जीनस होगा तभी ना कि एक वैलिड होगा एक वाइड होगा। हाँ। तो जीनस कौन होगा, कंटिजेंट या वेजरिंग? वेजरिंग होगा सर। आर यू श्योर? नहीं सर, कंटिजेंट ही होगा। जीनस अब यहाँ पे गलती होगी तो फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। मम्मा को बोलना कि एक बढ़िया सा एक कप चाय बनाए और मैं भी चाय पी लूंगा इधर। तो इस पर लेकिन जाने से पहले इसको कंक्लूड करना है। ये देखो, बड़ा कौन सा एरिया होता है, वेजरिंग का या कंटिजेंट का? कंटिजेंट का। अगर ए बी का मर्डर करता है तो 2000 मिलेगा। हाँ। अब ए बी का मर्डर करता है या नहीं करता है, ये वेजरिंग होगा या कंटिजेंट? अगर इंडिया फुटबॉल का मैच जीतता है तो 1000 रुपये मिलेगा, ये वेजरिंग होगा या कंटिजेंट?
Reasoning, sir. बिजनेस, अगर जहाज डूब गया तो इतना हर मिलेगा कंपेंसेशन, वो क्या होगा? Contingent. तो जीनस जो है उसमें वेजरिंग एग्रीमेंट वैलिड, तो जो वैलिड वाला पोर्शन है वो कंटिजेंट में चला जाएगा और जो वाइड वाला है वो वेजरिंग में ही रह जाएगा। तो जीनस दो तरह का है, एक वैलिड और एक वाइड। इफ द वेजरिंग एग्रीमेंट इज वैलिड दैट गोज टू कंटिजेंट एग्रीमेंट। तो जीनस वेजरिंग होगा या कंटिजेंट होगा? Reasoning होगा सर। नाउ करेक्ट। पहले क्या कह रहा था? Contingent। आप समझ गया? तो सर हम इस वाले हम सोच रहे थे कि वो वैलिड है, ये वॉइड है, तो वैलिड तो ज्यादा उसका ये होगा, वाइडेंस एम्बिट है। तो देखो, हाँ, ये सारी चीजें जानने, मतलब यहाँ पे हम लोग एक तरह से मॉक कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ पे गलतियां हो रही हैं। इंटरव्यू बोर्ड में प्रेशर होता, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन का कभी चांस मिल भी जाता है, कोऑपरेट भी करते हैं, और कभी नहीं भी मिल पाता, जल्दी में भी होता। तो क्वेश्चन इज कि जब भी हम इंटरव्यू फेस करें, रियल वाला इंटरव्यू बीपीएससी में, तो उस समय बिल्कुल मतलब अभी जो गलतियां हुई सोचने समझने के कारण हुई। यस सर। अब चलो एक मजाकिया क्वेश्चन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट या ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट? ये भी सोचना पड़ेगा। नहीं सर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। हाँ, तो उसी तरह से ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट आर नॉट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर सकते हैं ऐसे? हाँ। बट ऑल कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर वेजरिंग एग्रीमेंट, ये भी कह सकता हूँ। तो समझने के उस पे हो गया। अब हम लोग एक आधा घंटा हो गया होगा, आधे घंटे से ज्यादा, और ये अब इधर से इस पार्ट से पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यस सर। तो 56 आलोपी प्रसाद का केस है, इंटरवीनिंग इवेंट। पिछले सेशन में किया था हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पार्टी पर्सनल क्वालिफिकेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है बाय डेथ दैट बिकम्स वॉइड अनलेस इट्स एक्सेप्टेंस, unless the acceptance is accepted by the promisee by some other person. Normally personal सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। yes. अब एक द मेजर्स ऑफ डैमेजेस, अनजस्ट इंरिचमेंट, तो ये सारे मेजर्स ऑफ डैमेजेस, अनजस्ट इंरिचमेंट, हेडले वर्सेस वैक्सनडेल का केस, विक्टोरिया लॉन्ड्री केस, तो इनको जरा रिवाइज कर लो जल्दी। हम लोग 10-15 मिनट के अंदर दोबारा कंटिन्यू करेंगे।